सर्वप्रथम मैं सनी नंदवानी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आप लोगों से मिलने का, आपसे बातचीत करने का एक मौका मेरे को दिया। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में एक नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ। और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद ही मेरी रियल एजुकेशन की शुरुआत हुई। और आज मैं जो अनुभव अपने जो शेयर करूंगा, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते मुझे जो अनुभव हुए वही आपसे मैं शेयर करूंगा। मैंने आज के 43 साल पहले अपने कैरियर की शुरुआत एक दुकान से की जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे। ब्रांडेड शूज की दुकान थी। लेकिन मैंने देखा है कि उस दुकान पे काम करते करते सेल्समैनशिप में मेरा ज्यादा मन नहीं लगता था। चूरू में ज्यादा आगे बढ़ने का स्कोप भी नहीं था। इस दौरान मुझे बैंक में, एक सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी मिली। मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं किया। बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने मुझे इस लायक समझा। लेकिन मैंने सोचना शुरू किया, इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया कि मैं कौन हूं, मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे समझ में आया कि मैं एक पीपल पर्सन हूं। लोगों से बात करना, लोगों के साथ काम करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गांव में, नेचर में समय गुजारना बहुत अच्छा लगता है। तो उस वक्त जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि इंडिया में एक्सपोर्ट मार्केट में हैंड नोटेड कारपेट की मांग बहुत भारी है और इतने बनाने वाले वीवर नहीं थे कि उस मांग को पूरा कर सके। तो मैंने सोचा कि मैं इसी धंधे से अपने कैरियर की शुरुआत करूं और मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिनको कोई नहीं पूछता। तो ये सोच के मैंने अपने पिताजी से 5,000 रुपए का लोन लेकर 2 लूमें अपने घर पे लगाई और कारपेट वीविंग की शुरुआत एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर मैंने शुरुआत की। जब मैंने इस धंधे की शुरुआत की तो मैंने देखा कि काम करने वाले ज्यादातर लोग आदमी थे, तो क्वालिटी अच्छी नहीं बनाते थे, डिसिप्लिन नहीं थे, काफी तरह की शैतानी, काफी तरह की तकलीफ करते थे। फिर धीरे धीरे कुछ वुमेन की शुरुआत हुई और मैंने देखा कि वो जो वुमेन थी वो बड़ी डिसिप्लिन थी। और मुझे बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि मुझे अपने बिजनेस में आगे से वुमेन पे ही, उनको ही ज्यादा एम्प्लॉय करना चाहिए। इसीलिए आज तक हमारे मोस्टली जो व्यूवर्स हैं, 85% व्यूवर्स वो वुमेन हैं। ये 2 लूम शुरू करने के बाद में जो सबसे पहले मुझे चैलेंज आया, दैट वाज फ्रॉम माय ओवन फैमिली मेंबर्स। क्योंकि उसमें जो काम करने वाले जो व्यूवर थे, दे ऑल वर फ्रॉम द अनटचेबल क्लास, अछूत जाति के लोग थे। घर वाले बोले हम इनको घर पे नहीं आने देंगे, मोहल्ले वाले बोले मोहल्ले में नहीं आने देंगे। और जो मेरे दोस्त थे, रिलेटिव थे, वो मेरे से इतने नाराज रहने लगे कि जब किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में उनसे मिलता था तो हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया करते थे कि आप तो अछूत लोगों के साथ काम करते हो। तब मुझे समझ में आई कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसी हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसके शुद्ध कर्मों से, उसके शुद्ध काम से होनी चाहिए। और मुझे यह भी समझ में आया कि जो इनको अछूत बोलते हैं, उस समाज में, उस परिवार में कितनी हिपोक्रेसी है। लोग घर पे कुछ हो रहे हैं, मंदिर में कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, अकेले होते तो बिल्कुल और ही होते हैं। लेकिन मेरा प्रेम वीवर और वीविंग के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा था और मैं दोपहर का खाना भी उन्हीं वीवरों के साथ खाता था। तो इस दौरान मुझे वीविंग की जो बेसिक टेक्निक थी उसकी बहुत गहरी समझ डेवलप हुई। फिर मैंने 8 साल तक आई वर्कड एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। उसके बाद मैं जयपुर आया। जयपुर में 3 साल रहा और जयपुर आने का पर्पस था कि खुद का एक्सपोर्ट शुरू करना। तो जयपुर आके मैंने अपने भाई के साथ एक्सपोर्ट कंपनी बनाई और कारपेट एक्सपोर्ट की शुरुआत की। जब मैंने कारपेट एक्सपोर्ट की शुरुआत की तो मांग इतनी ज्यादा थी कि उस मांग को सेटिस्फाई करने के लिए इतने व्यूवर्स नहीं थे। तो मुझे पता चला कि गुजरात का एक ट्राइबल एरिया है, वहां सरकार उस एरिया में कारपेट वीविंग को
बढ़ाना चाहती है क्योंकि वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा थी। तो मैं और ज्यादा वीवर बढ़ाने के लिए उस एरिया में गया। तो जब पहले दिन में उस एरिया में गया तो वहां के लोकल लोगों ने मिला, बोला कि ये जो आदिवासी लोग हैं दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग फॉर द आउटसाइडर। अगर आप इस एरिया में जाओगे तो वो आपका पर छीन लेंगे, आपके कपड़े फाड़ सकते हैं, आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के आदमी को वो लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो उस वक्त मेरा एक अंग्रेज दोस्त होता था, उसका नाम था आइले कॉपर, जिसने पेंटेड वॉल्स ऑफ शेखावाटी को फेमस करने वाला वही है। उसने बहुत सारी किताबें लिखी उस पर। तो वो हर साल 1-1.5 महीने चूरू आता था और शाम का खाना मेरे साथ ही खाता था। तो मैंने उसको पूछा कि मुझे इस एरिया में क्या करना चाहिए। उसने बोला कि ये जो ट्राइबल पीपल है दे आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन इंडिया। बाहर के लोगों ने आके इनका शोषण किया है, तो तुम इनको एक फैमिली की तरह डील करोगे तो दैट विल बी योर बिगेस्ट लॉयल फोर्स। उसकी बात को मान के मैंने गुजरात में कामकाज की शुरुआत की और 3 साल में उन लोगों ने मेरे को इतना ज्यादा पसंद किया कि दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी एज देयर गाइड एंड मेंटर। जब मैं वीवरों से मिलने के लिए गांव में जाता था तो उनके पेरेंट्स अपने घरों के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करते थे। मैं 8 साल तक उस एरिया में रहा और करीब 15,000 ट्राइबल लोगों को मैंने इस कारपेट वीविंग का काम सिखाया। और आज भी हमारा जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कारपेट बन के आता है वो उसी एरिया से आता है। उस दौरान वो पूरी एरिया पहाड़ों से घिरी हुई थी, नदियां खूब थी, तो मोबाइल फोन तो बहुत दूर की बात है, उस एरिया में तो लैंडलाइन भी नहीं होती थी। तो और करीब 150 किलोमीटर लंबा फैला हुआ एरिया था। तो मैंने सरकार से परमिशन लेके वायरलेस सेट की परमिशन ली, एक रिपीटर लगाया और मैं पूरे एरिया में वोकी टोकी से बातचीत करता था। इस दौरान मेरे 3 बेटियां हुई। तो हमारे परिवार में क्या, जब किसी औरत के पहली 3 बेटियां होती है तो लोग ये समझते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग। तो भाई बोलती थी कि परिवार में लोग मेरे को हीन नजरों से देखते हैं कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता था कि 3 बेटियां होने से क्या दिक्कत है। फिर उस अंग्रेज दोस्त को पूछा कि इस समस्या का क्या उपाय निकालें। तो उसने बताया कि तुम्हारे समाज में, परिवार में ये जो बेटियों में जो डिफरेंशिएशन करते हैं, उसे जो बॉय चाइल्ड है वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं और बेटियां पीछे पीछे रह जाती है। और तुम बड़े लकी हो कि यू हैव गॉट द फर्स्ट 3 डॉटर्स, क्योंकि वुमेन आर मोर रिसेप्टिव एंड मोर एफिशिएंट। मैंने और वाइफ ने उसकी बात को मान के बेटियों को अच्छी तरह पाला पोसा और तीनों बेटियों को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। जब पहली बेटी अमेरिका पढ़ने के लिए जा रही थी तो उसने पूछा, पापा आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। मैंने उसको बताया कि वीविंग इज द बिगेस्ट एंजॉयमेंट इन माई लाइफ। वीवर और वीविंग से मुझे बड़ा प्रेम है। तो तुम जो अमेरिका जब पढ़ने के लिए जाओ तो एज ए डॉटर ऑफ वीवर की तरह जाना, और तुम पढ़ाई के साथ साथ ये देखना कि मेरा जो एंड कंज्यूमर है, जो अमेरिका की वुमेन है वो मेरा एंड कंज्यूमर है। तो उसके सोच में क्या बदलाव आ रहा है, किस तरह वो सोचती है, अपने घर को किस तरह डेकोरेट करती है। तो जब तुम अमेरिका से पढ़ लिख के वापस आओ तो यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स। तीनों बेटियों ने इस बात को खूब अच्छे से माना और आज जो एक कारपेट इंडस्ट्री में इतना जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उसमें तीनों बेटियों का बहुत बड़ा हाथ है। इस दौरान जब मैं गांव में जाता था तो मैं देखता था कि गांव की एक जो औरत जो कभी स्कूल नहीं गई, कभी पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास कितनी विजडम है कि एक औरत 8 से 10 लोग जिस घर में रहते हैं और इतने कम इनकम में बजट मैनेज करती है, सबकी एजुकेशन को मैनेज करती है, हेल्थ को मैनेज करती है, सभी की मैरिजेस को
मैनेज करती है एंड स्टिल टेक टाइम टू वीव द कारपेट, दे आर द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। अगर मैनेजमेंट सीखना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखनी है तो इन औरतों से सीखनी चाहिए। क्योंकि जब मैं मिलने जाता था सनी जी, तो मैं हमेशा देखता था कि दे आर मोर हैप्पियर देन मी। तो ऐसा कोई राज है जो ये जानती है, उस राज को मैं नहीं जानता। सर हमने भी एक्यूअल में सारी मैनेजमेंट वुमेन एम्पावरमेंट ही है एक्यूअल में। अच्छा फिर ठीक है जी। 99 में मैंने अपने भाई से अलग होके जयपुर कंपनी की शुरुआत की, बिल्कुल जीरो से शुरुआत की। और जब मैंने जयपुर कंपनी की शुरुआत की तो पहले 3 साल मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए और मैंने जो ज्यादातर पैसा कमाया था वो 3 साल में खो दिया। तो मुझे ऐसा लगा शायद अब मैं आगे बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने खूब डीप इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया कि व्हाट वेंट रॉन्ग। तो मुझे समझ में आया कि कारपेट बनाने में मेरा बहुत बड़ा नाम हो चुका था और जो कारपेट बनाने में मेरा इतना जो नाम हो चुका था तो मेरे को फॉल्स फीलिंग ऑफ गुडनेस, एंड गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट, ये मेरे अंदर आ चुका है। और जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे समझ में आया एक मानसिक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं यूफोरिया। तो मुझे भी समझ आया कि मुझे यूफोरिया की बीमारी लग चुकी है और ये मेरी असफलता का कारण है। दूसरा मेरी असफलता का कारण था कि आई वॉज एवरीवेयर इन ईच एक्शन ईच डिसीजंस, हर एक्शन में डिसीजन में खुद में आ जाया करता था। तो मैं एक बर्फ का गोला बन चुका था। तो मुझे समझ में आया कि अब मुझे बर्फ को पानी बनाना पड़ेगा, अपने आप को इतना सरल बनाना पड़ेगा कि पानी बन जाऊं मैं और जिस बर्तन में डालूं उसी का शेप में ले लूं। उसके बाद मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, सक्सेसफुल लोगों से मिलना शुरू किया, सेमिनार्स वगैरह ज्वाइन करने शुरू किए। अब मुझे समझ में आ गया कि अभी तक मैंने गांव में काम किया था, अब मुझे ग्लोबल बिजनेस चलाना है तो मुझे नई स्किल सीखनी पड़ेगी, मुझे अपनी लीडरशिप स्टाइल बदलनी पड़ेगी, अपने परसेप्शन को बदलना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। तो मैंने वो सारी स्किल्स सीखनी शुरू की। उसके बाद में मेरे जो 5 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे, वो एक एक करके इंडिया वापस आए और उन्होंने एक एक बच्चा बिजनेस को ज्वाइन करने लगा। तो जब सेकंड जनरेशन बिजनेस ज्वाइन करती है तो उनके पास एक्सपोजर खूब होता है। तो बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग लाइक द वाइल्ड फायर। तो उस वक्त मैंने पढ़े लिखे लोगों को रखा, फ्रेशर भी थे और एक्सपीरियंस लोग भी थे। लेकिन मुझे तो क्या रिक्रूटमेंट का पहली बार अनुभव हुआ एंड एवरीबॉडी पुट मी अपसाइड डाउन। मेरे को उन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया। फिर मुझे समझ में आया कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज गेन्ड विदाउट प्रैक्टिस डेवलप ईगो, वन कैन गेट लॉस्ट इन नॉलेज विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द रियलिटी। तो हमने एक नई इनिशिएटिव की शुरुआत की, उसको नाम दिया द हायर स्कूल ऑफ अनलर्निंग। हमने हमारे सारे पढ़े लिखे लोगों को बोला कि हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं, 60 प्रोसेसेस है, उस पर काम करने वाले लोग सारे अनएजुकेटेड हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं। तो आप इन लोगों के बारे में जानिए, इनकी प्रोसेस को समझिए, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से ये बिजनेस चलता है। तो आप रियलिटी से जुड़िए। और मैंने भी ये जिम्मेदारी ली कि उन लोगों को मैं कोच कर पाऊं। और इस दौरान हमने एक मैनेजमेंट फिलोसफी डिसाइड की कि फाइंडिंग योरसेल्फ थ्रू लूजिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग योरसेल्फ थ्रू लूजिंग योरसेल्फ, द मोर आई लूज माई सेल्फ द मोर आई फाइंड माई सेल्फ। क्योंकि अहंकारी सारी जो बुराइयां हैं उसकी जड़ है। 2004 में एक बार मैं एक मैनेजमेंट की किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि बिजनेस प्रॉब्लम इज द पीपल्स प्रॉब्लम। और मैं हर साल 4-5 हजार व्यूवर ऐड करता जा रहा था, स्टाफ बढ़ता जा रहा था।
तो मैंने सोचा कल ये प्रॉब्लम मेरे को भी आने वाली है, लेकिन समस्या आने से पहले ही उसका निवारण कर लेना जरूरी है। तो मैंने जयपूरक फाउंडेशन बनाया। जयपूरक फाउंडेशन बनाने का यही था पर्पस कि कैसे इन लोगों के जीवन को छू पाऊं मैं, कैसे इन लोगों के जीवन में बदलाव लाऊं। और किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी है कि उसका जो माइंड सेट है, उस माइंड सेट को कैसे बदले। तो जयपूरक फाउंडेशन के माध्यम से हमने बहुत सारे प्रोग्राम डिजाइन किए, हमारे वीवरों के माइंड सेट को बदला, उनकी लीडरशिप पे काम किया, सोशल डेवलपमेंट पे काम किया, और उसे इतनी सफलता मिली कि सारे जो वीवर थे दे कन्वर्टेड इनटू ए फैमिली। 2008 में एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मेरे पास फोन आया, आई एम सीके प्रहलाद। उन्होंने बोला आई एम सीके प्रहलाद। तो आप जानते होंगे सीके प्रहलाद नंबर 1 मैनेजमेंट गुरु थे उस वक्त। उन्होंने हाँ जी, उन्होंने सर आप पे केस स्टडी भी लिखी है। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि मिस्टर चौधरी डू यू, मैंने सोचा सीके प्रहलाद का फोन है तो इतना बड़ा आदमी मेरे को कैसे फोन करे, शायद गलत नंबर डायल हो गया होगा। फिर बोला आर यू मिस्टर चौधरी, में बड़ा सावधान हो गया, मैंने सोचा आज तो कुछ बात बड़ी है। फिर उन्होंने बोला मिस्टर चौधरी डू यू नो मी, तो मैंने बोला आपको हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता। फिर उन्होंने बोला कि मिस्टर चौधरी आई वांट टू डू ए केस स्टडी ऑन योर बिजनेस मॉडल। तो मैंने तो सनी जी पहली बार केस स्टडी और बिजनेस मॉडल दोनों शब्द पहले बार सुने मैंने। फिर मैंने उनको बोला कि सीके वी आर वेरी सिंपल पीपल एंड व्हाट एवर वी डू इज वेरी सिंपल। इस सिंपल चीजों को कौन पढ़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि योर ग्लोबल सप्लाई चेन इज कनेक्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट विद द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट बाय इनहांसिंग द कैपेबिलिटी एट द ग्रास रूट। फिर उन्होंने जयपुर की केस स्टडी करके उनकी जो बुक है फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, उसमें उस केस स्टडी की जो उनकी पहली केस स्टडी वो जयपुर रखी है। फिर मेरे को उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, हार्वर्ड, वाटन सब जगह टॉक के लिए भी बुलाया। सीके प्रहलाद से बात करने के बाद में मुझे ये समझ में आया कि कुछ चीजें वी हैव डन समथिंग राइट। सबसे पहला था कि वर्टिकल इंटीग्रेशन। हमारी जो इंडस्ट्री में 60 प्रोसेसेस है, आइदर इज ओवन्ड बाय अस और आइदर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय अस, जिससे हम उन सब पे एकदम क्वालिटी को अच्छी तरह बना पाते हैं। दूसरा ये है कि ये पूरी कारपेट इंडस्ट्री में मिडलमैन होते हैं, ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। पूरे दुनिया कारपेट इंडस्ट्री ड्रिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। और जब से मैंने शुरू किया, मैं डायरेक्ट वीवर से, हम कॉन्ट्रैक्ट साथ कभी काम नहीं किया और डायरेक्ट वीवर से काम करते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर से काम नहीं करना कितना एक डेंजरस हो सकता है कि एक बार मैं गुजरात ऑफिस में बैठा था और एक पॉलिटिकली बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्टर मेरे कमरे में आए, मेरे सामने एक छोटी सी गन रख दी, बोला मिस्टर चौधरी या तो आप गुजरात छोड़ के चले जाओ, नहीं आप देखना आपके क्या हाल होंगे। लेकिन मुझे मालूम था कि ये जो पूरा आदिवासी समाज मेरे को इतना पसंद करता है, तो थोड़ा भय तो लगा, लेकिन मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया और वो चले गए। और मुझे समझ में आया कि द फ्रस्ट्रेशन ऑफ हिज फेलियर। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि हम जितना भी जो रॉ मटेरियल है वो वीवर के डोर स्टेप पे देते हैं। सारा सुपरविजन भी वही होता है, ट्रेनिंग्स भी वीवर के घर पे ही होती है, पेमेंट भी वीवर के घर पे होता है। तो एक महिला को अपने घर के बाहर जाके कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2014 में हमने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की, उसको नाम दिया हमने मनचाहा प्रोजेक्ट। मनचाहा प्रोजेक्ट का मतलब है कि हमने वीवरों को बोला कि आप अपने डिजाइन के खुद के कारपेट बनाइए, क्योंकि अभी तक पूरी हिस्ट्री में एक्सपोर्टर उनको एक मैप देता है, मैप के हिसाब से वो डिजाइन बनाते हैं। तो मेरी जो बेटी कविता जो आर्ट स्कूल ऑफ शिकागो में पढ़ी है, वो जब मेरे साथ गांव जाती थी तो काफी बार बोलती थी कि पापा ये महिलाएं भले स्कूल नहीं गई हो बट दे आर मोर क्रिएटिव देन मी। तो मैं सोचता था कि मैं उसको बोलता था तुम क्या मजाक कर रही हो, मैंने तुम्हें करोड़ों रुपए खर्चा किया पढ़ाने लिखाने में अमेरिका भेजकर, तुम्हारे से क्रिएटिव कैसे हो सकती है। उसने बोला कि पापा आप मेरे को एक मौका दो। तो उसने कुछ महिलाओं को चुना और
उनको बोला कि आप अपने डिजाइन के खुद के कारपेट बनाइए। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि 2017 में आज बिमला देवी, जो कभी प्राइमरी स्कूल भी नहीं गई, वो अपनी खुद की डिजाइन का कारपेट जर्मन डिजाइन अवार्ड की गोल्ड कैटेगरी में लेने के लिए जर्मनी गई बेटी के साथ। और अभी तक इस इनिशिएटिव को 8 ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं, जो महिलाओं ने खुद अपने डिजाइन के कारपेट में। आप देख सकते हैं इनमें कितनी क्रिएटिविटी है। तो मैं ये बोलता हूं कि मैंने इन महिलाओं में जब से शुरू किया, मैंने इनमें इंसान देखा। एंड माई डॉटर वेंट 1 स्टेप फर्दर, उसने इनमें भगवान देखा, और भगवान के पास क्रिएटिविटी होती है। 2016 में हमने एक नई इनिशिएटिव की शुरुआत की, जो बेन एंड कंपनी की इनिशिएटिव है, उसका नाम है फाउंडर मेंटेलिटी। बेन एंड कंपनी की रिसर्च बताती है कि आउट ऑफ 1 मिलियन फाउंडर ड्रिवन कंपनी, ओनली 2 कंपनी क्रॉसेस 100 मिलियन रेवेन्यूज। तो ऐसा क्या होता है कि 10 लाख में से 2 ही कंपनियां, फाउंडर ड्रिवन कंपनियां 100 मिलियन बिजनेस कर पाती है, बाकी कंपनियां बंद हो जाती है या छोटी छोटी हो जाती है। तो उनको ये समझ में आया कि जब सेकेंड जनरेशन बिजनेस ज्वाइन करती है तो न्यू कैपेबिलिटीज आर एडेड एंड दैट गिव्स ए ह्यूज एडवांटेज टू द बिजनेस। लेकिन वो क्या होता है कि जो सेकेंड जनरेशन है और जो प्रोफेशनल्स उस कंपनी में काम करते हैं, दे आर टोटली अवे फ्रॉम द फ्रंट लाइन। उन्होंने बताया कि फ्रंट लाइन इज द किंग, फ्रंट लाइन इज द हीरोज ऑफ द बिजनेस, एंड फ्रंट लाइन पे द सैलरी टू द प्रोफेशनल्स। मैकेंजी का भी एक कोटेशन है कि द जॉब इज द फ्रंट लाइन इज टू टेल द मैनेजर व्हाट टू डू। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब प्रोफेशनल आ जाती हैं, सेकंड जनरेशन आ जाती है, तो फाउंडर का तो पूरा काम ही फ्रंट लाइन के साथ होता है। तो वो फ्रंट लाइन को लिसन करना बंद कर देते हैं, तो जो ग्रोथ आती है वो अनसस्टेनेबल हो जाती है। और वो बताते हैं कि आपके बोर्ड रूम में अगर फ्रंट लाइन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो यू आर क्रिएटिंग द डेथ वेट फॉर योर कंपनी। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं होती, प्रॉफिटेबल नहीं होती। तो हम इस पे काम कर रहे हैं कि हाउ टू ब्रिंग द फाउंडर मेंटलिटी बैक, जिससे जो एक फोकस है वो फोकस नहीं खोए हम लोग, और सिंप्लिसिटी नहीं खोए। क्योंकि फ्रंट लाइन को नहीं सुनने से एक तो फोकस चला जाता है, बिजनेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और कंपनी सब कुछ करने लगती है। और ये रिसर्च ये भी बताती है कि द डीपर यू गो इनटू योर कोर, यू आर मेकिंग हार्डर एंड हार्डर फॉर योर ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स टू कॉपी यू। तो हमने पिछले 4 साल से जब फाउंडर मेंटलिटी को वापस लाने पे काम शुरू किया है, तो हमें भी अभी हमारा जो फ्यूचर विजन है, जिस पे ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट द बेस्ट आर्टिजन प्रपोजिशन इन द हिस्ट्री। बेस्ट आर्टिजन प्रपोजिशन का मतलब यह है कि ईच एंड एवरी आर्टिजन ऑफ जयपुर will be the artist, and each and every artisan will be connected with the world of design। उससे उनकी इनकम काफी कई टाइम बढ़ जाएगी और उनकी डिग्निटी भी बढ़ जाएगी। 2019 में राज सिसोदिया ने एक किताब लिखी। राज सिसोदिया जिन्होंने कॉन्शियस कैपिटलिज्म को शुरू किया, उनकी पहली किताब थी कॉन्शियस कैपिटलिज्म पे। उस किताब का नाम है, जो 2019 में लिखी, द हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस के माध्यम से कैसे सोसाइटी को हील किया जा सकता है, बिजनेस के माध्यम से कैसे कस्टमर को हील किया जा सकता है। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 25 केस स्टडी ली। इंडिया से एक केस स्टडी थी, वो जयपुर की है, और वो उनकी पहली केस स्टडी है। तो उन्होंने लिखा है कि द पावर ऑफ इनोसेंस इन द बिजनेस। हमारी जो टैग लाइन है वो है, वी डोंट सेल कारपेट, we sell family blessings, we sell stories, we sell experiences, and our carpet is free। और हमारी जो व्यूअर की ब्लेसिंग्स है, जब कस्टमर के पास जाती है और कस्टमर के घर में जो हीलिंग की वजह से जो खुशियां आती है, वो वापस हमारे व्यूअर को भेजता है, उसके फोटो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से,
तो इट कंप्लीट द सर्किल, इसको हम लोग टोटलिटी बोलते हैं। अंत में वो मैं कहानी बताना चाहूंगा जो शुरू में आपने बताई थी कि जब मैं बीकॉम के लास्ट ईयर में था तो एक दिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर क्लास में आए, बोले ये रोल नंबर किसका है? तो वो रोल नंबर मेरा था, मैं खड़ा हुआ। तो उस वक्त तो इतने स्ट्रिक्ट थे कि बड़ा पनिशमेंट देते थे वो। तो मैंने सोचा आज तो कुछ बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है। फिर मैंने सोचा कुछ ऐसी मिस्चीवियस तो की नहीं मैंने, किस चीज का पनिशमेंट देंगे। फिर उन्होंने अपने हाथ में एक टेस्ट कॉपी निकाली और पूरी क्लास को दिखाया कि देखो इस लड़के ने क्या लिखा है। सवाल था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। मैंने जो जवाब दिया वो था बिजनेस इज नेक्स्ट टू लव, इट इज द क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ सिविलाइजेशन। तो प्रोफेसर बोले कि ये लड़का एक दिन यूनिक बिजनेसमैन बनेगा। थैंक यू। Thank you so much, sir. Definitely, you've enriched our lives with your experiences. So, I'll leave it open to everyone to ask questions. If you have, please go ahead. तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ही है। आप आदि। मतलब जैसे आपने अपना अभी लाइफ एक्सपीरियंस स्टोरी जर्नी सुनाया, तो मतलब आप आई थिंक यू आर द मोस्ट हम्बल पर्सनालिटी आई हैव मेट। मतलब बहुत ग्राउंड टू अर्थ, एंड आई थिंक आप लिविंग एग्जांपल हो कि बिजनेस कैपिटल इंस्टीट्यूशन है बट सोशली ऑल्सो हो जाता है, देन पार्ट एट सम पॉइंट यू डोंट, बट आपने दोनों चीजें साथ में अचीव करी हैं, राइट? पर सर आप अभी भी फॉलो किया, आप ट्रैवल भी करते हैं, सब करते हैं, सेशंस करते हैं, बिजनेस भी संभालते हैं। सर एनर्जी का राज क्या है सर? हाउ एवरी मॉर्निंग हाउ डू यू मोटिवेट? अच्छा देखिए अभी भी मैं अपने आप पे काफी काम कर रहा हूं। एनर्जी का जो सबसे बड़ा राज है जब एक आदमी अपने खुद के साथ जीता है और खुद को जानने की कोशिश करता है और अपने पर्पस से कनेक्टेड रहता है। तो डेली सुबह, आज मेरे को भी करीब 43 साल हो गए बिजनेस करते हुए, आज भी जब मैं सुबह आता हूं तो उसी ताजगी के साथ आता हूं जो 43 साल पहले थी। खुद के साथ जीने का, खुद में देखने का, क्योंकि ज्यादातर आदमी भय से ड्रिवन होता है, इंफीरियरिटी से ड्रिवन होता है। तो वो हमेशा बार खोजेगा, दूसरे की बराबरी करेगा, दूसरे से तुलना करेगा, कंपेयर करेगा। तो भय से ड्रिवन आदमी जब होता है तो वो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के बजाय ना उसकी एनर्जी फालतू में खर्च होती है। थैंक यू सर। अजय दिस साइड, आपका पूरा बात सुन के आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। लेट मी से दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स आई हैव एवर अटेंडेड। Thank you. In fact, our CEO Sunny is as a simple guy, and like you, I could see a lot of commonality between both of you. But आपकी सबसे अच्छी बात मुझे जो पूरे इसमें टॉक्स में लगी वो था आपका इंट्रोस्पेक्शन पीस। जब आपने बोला the biggest enemy of best is good. So I would always remember this statement of yours and definitely strive कि मैं आगे बढ़ूं और अपने आप को सुधारता रहूं। एक क्वेश्चन जो मेरा आपसे बनता है, आपने बोला कि आपने आदतें चेंज की, जो कि जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट काम होता है सर। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? कैसे आपने कोई भी एक एग्जांपल देके जो आपने आदत चेंज की जो आपको हैम्पर कर रही थी आपकी ग्रोथ को, फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया? इफ यू कुड गिव एन एग्जांपल दैट बी ग्रेट सर। अभी तो मेरे पास पिछले 2 साल में इतने सारे एग्जांपल्स हैं। अभी मेरे 2 कोच हैं, एक इंडिया में है, एक विदेश में है, और वो मुझे इतनी आदतें चेंज करा रही हैं कि मैं बताता हूं आपको 1-2 आदतों को कि मुझे 8-10 साल पहले मुझे ये समझ में आया कि बिजनेस का मतलब यही है कि टू गेट द हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस
and to get the clarity of the purpose. अगर ये दो क्राइटेरिया है तो इसका मतलब मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। तो जब मैंने अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना शुरू किया, तो जब मैंने अपनी आदतों की स्टडी की कि मैं दिन में जो करता हूं, आदतों का मैं गुलाम हूं या आदतें मेरी गुलाम है, तो मुझे समझ में आया कि मैं जो दिन में काम करता हूं, इतना रिएक्शन करता हूं, कभी नेगेटिव हो जाता हूं, तो मैं तो बहुत भारी आदतों का गुलाम हूं। तो फिर मैंने निर्णय किया कि आदतें मेरी गुलाम कैसे हो। जो मास्टर है वो तो स्लेव हो गया और स्लेव मास्टर हो गया। तो ये आदतें ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मैंने इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा अपने आप पे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि मैं जो काम करता हूं उसमें इतनी जल्दबाजी होती थी कि मैं रिलैक्स नहीं होता था। तो अपनी माइंडफुलनेस पे काम किया। और मैं एक दो आदतों का आपको बताऊं कि जब मुझे समझ में आया कि एज ए मैनेजर, एज ए लीडर, अगर मैं अपने आप को कोच बना लूं तो मैं अपनी कंपनी में कितने लोगों का जीवन बदल सकता हूं, कितने लोगों को मैं डेवलप कर सकता हूं। तो मैंने अपनी आदत को सुधारने के लिए ये सब चीजों पे काम शुरू किया। तो मेरे जो कोच थे उन्होंने पूरे फैमिली मेंबर, स्टाफ से करीब 20 लोगों से मेरा फीडबैक लिया और लोगों ने ऐसे फीडबैक दिए कि इनकी ये गंदी आदत है, इनकी ये गंदी आदत है। और फिर पिछले 12 महीने से मैंने उन पे काम शुरू किया। और आज मैं आपको बताऊं कि पहले मैं रिएक्शन करता था, जजमेंट करता था, चीजों को पास से जोड़ता था। आज मैं किसी भी स्टाफ मेंबर से मिलता हूं या किसी नए आदमी का सिलेक्शन करता हूं, आज मेरी इतनी मास्टरी उस पर आ गई है कि मैं उस आदमी को एज इट इज देख पाता हूं और उसके अंदर जो छिपा हुआ पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को मैं देख पाता हूं। तो एक छोटी सी आदत बदलने से इतना समझ लो कि आज पूरी कंपनी एक नया फ्यूचर क्रिएट करने जा रही है। Thank you so much, sir. Thanks for the reply. सर ये काफी आपकी स्टोरी काफी इंस्पिरेशनल है एक्चुअली। आपने एक बहुत अच्छी बात कही जो मतलब लास्ट तक अगर मैं देखूं लास्ट 2-3 सालों से बहुत सारे एमएनसीज कंपनीज जो बोलती है कस्टमर एक्सपीरियंस, आप तो कस्टमर एक्सपीरियंस कई सालों से देके आ रहे हो। और मुझे लगता है कि आज के जो एमएनसी और आई फील न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, आप एक बड़ी इंस्पिरेशन है उनके लिए, क्योंकि आपने वो देखा कि कस्टमर को आगे रखो, कस्टमर को जो चाहिए वो दो, एंड आपके सारे डिसीजंस कस्टमर के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए, तब जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। राइट। तो ये मतलब ये सोच सकते हैं कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड अभी कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, हमारी जो प्रथा है, जो हमने पहले से ही जो एक्सपीरियंसेस कल्टीवेट करी ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर जो आपने करी थी, क्योंकि आपने जाना कि लोगों को क्या चाहिए और वो एंड कस्टमर को कैसे रिले करे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी केस स्टडी है। इनफैक्ट अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस जो ये पाथ पे चल रही है, उनको आपके पास पहले आके उन लोगों को आपसे सीखना चाहिए कि कैसे करना चाहिए, ताकि बिना एड दिए, मतलब आजकल क्या है वो एड पे दिखाते हैं हम अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन एक्चुअल वो एक्सपीरियंस कस्टमर्स को आता है कि नहीं वो कोई चेक नहीं करता। आई फील वहां पे बहुत बड़ा गैप है जो ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करना चाहिए, जो आप एक्चुअली कर रहे हो। क्योंकि मतलब मैं सोच सकता हूं कि एक ट्राइबल एरिया से कारपेट बन के जाता है किसी जर्मनी या यूएस में, और जब वो लोग उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कैसे आप एक फुल सर्कल कंप्लीट करते हो, वो एक्चुअली काफी इंस्पिरेशनल है। इनफैक्ट एक्चुअली ये न्यू चेंज वर्ल्ड में उसकी बहुत जरूरत है। तो आई एक्चुअली ऐसे हैट्स ऑफ, इट्स वेरी वेरी इंस्पिरेशनल कि वो विजन, आपका जो विजन है और आप वो जो विजन के हिसाब से चल रहे हो, तो आई फील इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड मुझे लगता है कि ऑल द older organization should also think on the same lines as you are.
थैंक यू। Hello, sir. This is Pradeep. Thank you for your talk, and I learned a lot from this. I wanted to ask one question. When you deal with the weavers and the customer, they are people. So your approach towards people, it will be a people-centric approach when you deal with the weavers and the customers, because they are people. In the entire supply chain of the business, you may also have to deal with other business entities. How do you approach those business entities? Because just people-centric approach may not work with business. Like financial institute comes into picture, suppliers, some other middleman also comes into picture. How do you deal with that? What is your approach to deal with B2B? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो बिजनेस है ना, वो है, इट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन कनेक्शन, कनेक्टिंग द व्यूअर्स एंड कनेक्टिंग द कस्टमर बाय द हार्ट। और ये मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिल्कुल इमोशनल इंटेलिजेंस को, कंपैशन को, एम्पैथी को, लव को वो महत्व नहीं देते। और ज्यादातर जब मैं इस तरह की बातें करता था तो करीब 33 साल तक सब लोग बोलते थे कि तुम ये नॉनसेंस बातें करते हो एंड तुम्हारी बात को कोई नहीं सुनेगा, तुम बिजनेस कर नहीं पाओगे। तो मुझे ये लगता है कि पीपल के बिना कभी बिजनेस नहीं हो सकता। और जो मैं फ्यूचर जो बिजनेस का देख पा रहा हूं कि आने वाले समय में ना, पहले बिजनेस इज ड्रिवन बाय द मैस्कुलाइन पावर, और अभी जो बिजनेस है वो ड्रिवन बाय द ब्रेन। जब ब्रेन से बिजनेस चलते हैं तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता है, एंड फ्यूचर बिजनेसेस विल बी ड्रिवन बाय द हार्ट। क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि बिजनेसेस हार्ट से ड्रिवन होंगे और लोगों के अंदर आपस में इंटीमेसी, कंपैशन, एम्पैथी ये ज्यादा से ज्यादा होगा। और उसके बिना बिजनेस का सरवाइव होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये जो 40 साल पुराना जो मैनेजमेंट है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि दुनिया के जो टॉप मैनेजमेंट गुरुज है उनसे मेरा बहुत इंटरेक्शन होता है। तो वो जो गुरुज मेरे को बताते हैं वो मैं बता रहा हूं कि ये सारा मिलिट्री से आया जो बिजनेस मैनेजमेंट है, और उसमें जो सिस्टम्स डिजाइन हुए, दे आर द सिस्टम इज डिजाइन बाय द पीपल हु इज ड्रिवन बाय द ग्रीड एंड पावर। तो अब मुझे लगता है वो ग्रीड एंड पावर का जो जमाना जा रहा है, कमांड एंड कंट्रोल का जमाना जा रहा है, और फ्यूचर बिजनेसेस वुमेन ड्रिवन ही होंगे। Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, आपने बताया कि आप विमेन एम्पावरमेंट जब करते हैं उनको उनके घर पे जाकर सिखाते हैं, तो ये कैसे, लाइक सर हर एक कोई अलग अलग जगह पे रहता है और सबके अलग स्किल सेट्स होते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं उनको ये सिखाना और बेसिक वो देना कि ऐसे सारा काम होना चाहिए? देखिए, हम जिस भी एरिया में काम की शुरुआत करते हैं तो जो ब्रांच मैनेजर हैं, जो क्वालिटी सुपरवाइजर हैं, जो बुनकर सखी है, वो उसी एरिया के लोगों को हम लोग लेते हैं। तो उनको अपनी एरिया की लोगों की खूब गहरी समझ होती है। फिर हम उनको जयपुर का ढंग सिखाते हैं। और ये सारा जो संभव होता है, जैसे मैंने भी पहले बताया कि हमारे जितने भी जो वीवर है वो ब्रांच मैनेजर से, हेड ऑफिस से, और आपस में सारे वीवरों का, उनका अंदर से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। और हम लोग हर वक्त जो वीवर्स होते हैं उनको फिल्टर करते रहते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक अच्छा जो इंसान है ना, वो एक अच्छा कारपेट बना सकता है। इसलिए हमारे जो वीवर्स है वो सारे पॉजिटिव हैं, आपस में एक दूसरे से मिलजुल के काम करने वाले हैं। तो उसकी वजह से आज तक हमें इतने सारे 600 गांव में काम करने के बाद कभी हमारे कोई कारपेट का सेकंड बनना या किसी चोरी होना या और किसी तरह की तकलीफ हमें मतलब बिल्कुल भी नहीं आती।
Thank you, sir. Namaskar, sir. My name is Bharti, and thank you for such an inspirational talk, both as role model in business and for the social causes that your business serves. That is really inspirational. Social entrepreneurship is something that is fairly new, and it actually goes directly, in the face of the regular accepted business practices, as you just said. How do you convince the youth and the other, people, other entrepreneurs, budding entrepreneurs, to consider social entrepreneurship as the way to go, rather than just a regular business whose aim is profit and has nothing to do really with the social aspects of it? देखिए, मुझे भी आज के 5-6 साल पहले सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का नाम भी नहीं सुना था मैंने। फिर काफी जगह कॉलेजों वगैरह में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मेरे को एज ए स्पीकर बुलाया, तो मुझे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब नाम के बारे में पता चला। और मैंने जहां भी जाके अपनी जब बात बताई, तो आज भी मुझे ये समझ में नहीं आता कि सोसाइटी और बिजनेस दोनों अलग अलग हो कैसे सकते हैं, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट द पीपल। और तो आप सोसाइटी के बिना बिजनेस कर नहीं सकते, और बिना, तो मुझे यह समझ में आया कि एक जो अगर आप बिजनेस को, सोसाइटी को साथ लेके चलते हैं, तो आप लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सोच में गलती है कि सोसाइटी और बिजनेस को जो अलग अलग मानते हैं ना, वो सोच में सबसे बड़ी कमी है। और आज भी मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये शब्द है ना, मतलब मैं सब प्लेटफॉर्म पे जाता हूं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के, लेकिन मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप शब्द कभी भी यूज नहीं करता। Thank you, sir. Thank you so much. Hello, sir. Krishna this side. Sir, you are someone who has done business before the information revolution, like before all this internet came, and also even you should be using all the new technologies. So, what are the drawbacks that you have seen after this information revolution, and what are the advantages and disadvantages that you feel of the modern type of business? देखिए, टेक्नोलॉजी के बारे में जहां तक मैं सोचता हूं ना, कि टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े फायदे हुए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी कभी इंसान की क्रिएटिविटी और एम्पैथी को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो टेक्नोलॉजी का जो बेस्ट उपयोग है वो क्रिएटिविटी और एम्पैथी, उसके साथ अगर किया जाए तो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। और ये निश्चित रूप से है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने से है, आज आदमी का जो मतलब स्पेन ऑफ कंसंट्रेशन है वो कुछ सेकंड ही रह गया है। आज आदमी ऑटो पायलट मोड में चला गया है, जिससे कितनी सारी मानसिक बीमारियां, आदमी कितना मानसिक रूप से बीमार होता जा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी का काफी गलत प्रभाव भी आदमी की जिंदगी में पड़ा है। लेकिन अभी हम लोग टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करने के लिए किस तरह एम्पैथी और क्रिएटिविटी को काम में ले हुए, अभी हमने हमारे नए टेक्निकल सीटीओ ने ज्वाइन किया है कि किस तरह हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एंड कंज्यूमर से जोड़ के एक एक्सपीरियंस क्रिएट करें। Thank you. Hello, sir. This is Arun here. Thank you for the inspirational talk. It was very motivating. मुझे आपसे डिसीजंस के बारे में बात करनी थी। आप एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर, you are bound to take decisions. और डिसीजंस का क्या होता है, कुछ अच्छे डिसीजंस होते हैं and then there are some which backfire you. जब अच्छे डिसीजंस होते हैं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आपके कुछ डिसीजंस होंगे जो बैकफायर करेगा आपको, एंड इट इम्पैक्ट्स यू एज अ पर्सन एंड इट इम्पैक्ट्स यू
योर बिजनेस ऑल्सो, उस टाइम पे आपका सोच क्या रहेगा? हाउ डू यू ओवरकम सच सिचुएशंस कि ये मुझे एज अ पर्सन ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए और मेरी बिजनेस को भी इससे इम्पैक्ट ज्यादा होनी नहीं चाहिए? आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो उस टाइम पे? देखिए, मैं जहां भी जाता हूं मैं यही बात करता हूं। मैं हमेशा अपनी फेलियर की बात ही करता हूं, क्योंकि फेलियर ही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। और जब कोई भी आदमी गलत डिसीजन होते हैं उसे उसको जो फ्रस्ट्रेशन आता है, नुकसान होता है, डैमेज होता है, तो अगर वो आदमी ये सोचे कि मैंने ऐसा कुछ किया जिसको मैं नहीं जानता था, जिस चीज की मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जिसको मैं जानता नहीं था, वो डिसीजन मैंने किया है, तो वो उस गलत डिसीजन की जिम्मेदारी खुद ले लेवे और अपना, जैसे मैंने बोला, अपना इंट्रोस्पेक्शन करे कि व्हाट वेंट रॉन्ग। तो फिर उसके बाद में उस आदमी में जो चेंजेस आते हैं वो उनको फ्यूचर के लिए ना फुर्ती देता है कि मैं फेलियर नहीं हुआ, इट इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस, समथिंग इज रॉन्ग विद इन मी। तो डिसीजन जितने भी गलत होते हैं उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं या दूसरे को ब्लेम करता हूं, दैट मेक्स द डिफरेंस। थैंक यू। नमस्कार चौधरी सर। तो सर, Vaibhav, So we just have a couple of minutes, sir. If you may allow, I think we have 2 more people asking you question. तो हम 5 मिनट extend कर सकते हैं इसको? जरूर। Thank you, sir. Please go ahead, Sachin. नमस्कार चौधरी सर। आपने जो भी बोला है ना, सब रूट लेवल पे बोला है, मतलब कि लेडीज है, बच्चे हैं, उनसे हमको सीखना है, राइट? और छूत अछूत जो भी है, राइट, सबको बराबरी से देखना है, ये सब बहुत रूट लेवल पे आपने बोला है। आई थिंक दैट्स सक्सेस स्टोरी फॉर योर साइड, वी ऑल शुड लर्न। मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे कि आप जैसे जैसे बिजनेस में आगे बढ़ रहे थे, यू नो दैट आपका कुछ विजन है और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन वो चीज जैसे आपका बिजनेस बढ़ा, आप दूसरों में कैसे उसको, आपका जो थॉट प्रोसेस है, विजन है, दूसरों में कैसे आपने डाला, और दैट विल ओनली मेक यू मोर सक्सेसफुल। सो दैट इज माय क्वेश्चन। राइट। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और मुझे भी करीब 30-35 साल बाद ये चीज की समझ आई कि जनरली क्या है, जो होते हैं किसी कोच के लिए काम करते हैं, वो चीजों को डिफाइन नहीं करते और वो पेपर पे नहीं लेके आते, और वो उनको मालूम नहीं होता कि मैं पर्पस ड्रिवन हूं, मेरी ये कोर है। तो जनरली वो गलती क्या करते हैं, दे ऑलवेज हायर द रॉन्ग पीपल। तो उनको अपने बिजनेस की कोर, पर्पस की, उनके अंदर तो होता है कोर और पर्पस, लेकिन बाहर से मालूम नहीं होता। तो दे जनरली हायर द रॉन्ग पीपल who don't align with the purpose of the business and don't align with the values of the business। तो पिछले 8-10 साल पहले जब मुझे इस चीज का मालूम चला, जब बेन एंड कंपनी, दुनिया के टॉप मैनेजमेंट गुरुज आए, उन्होंने हमारे पर्पस को डिफाइन किया, मेरे को समझाया कि आपका ये पर्पस है, ये वैल्यूज है, तो फिर मुझे बहुत जल्दी समझ में आया कि आई मस्ट ओनली रिक्रूट द पीपल जो जयपुर के पर्पस और वैल्यू से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि उनको उस पर्पस से जोड़ना और पर्पस के हिसाब से उसे काम से जोड़ना, ये बड़ा आसान हो जाता है। तो अभी पिछले 3-4 साल से जब मुझे ये समझ आई, तो ऐसे करीब हमने कोरोना के बाद भी करीब 150 लोग लिए हैं जो आर वेरी हाईली अलाइंड विद द पर्पस। और उसमें तो कुछ यंग लोग ऐसे हैं कि दे आर सर्चिंग द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। ऐसी टैलेंट पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास आ रही है कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो कि कारपेट इंडस्ट्री का, वीवर्स का
एक वो नया भविष्य बनाएंगे। तो अलाइनमेंट विद द पर्पस, अलाइनमेंट विद द वैल्यूज, ऐसे ही लोगों को हायर करें, ऐसे ही आप अपने सप्लायर्स, ऐसे ही आप अपने लोगों के साथ रहिए। उसको नॉन निगोशिएबल बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। गौरव, go ahead. तो सर आपने जो एक स्टेट ऑफ यूफोरिया के बारे में बोला, सो हाउ डिड यू आइडेंटिफाई एंड हाउ कैन वी अवॉइड दैट स्टेट? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, शायद मैं बताने की सोच भी रहा था, आपने पूछ लिया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब मैं किसी भी पार्टी में जाता हूं, किसी भी गैदरिंग में जाता हूं, तो लोग, जब मैं हाथ मिलाता हूं, मिलता हूं लोगों से, तो लोग बोलते हैं कि चौधरी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, ये सोशल एंटरप्रेन्योर है, ये करते हैं, वो करते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो मुझे ये समझ में आता है कि ये इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे लोग, इतनी क्राउड है, उसमें एवरीबॉडी नोज अबाउट मी बट नोबॉडी नोज मी। मैं क्या हूं? एक सिंगल आदमी नहीं है जो मुझे, मेरे बारे में जानता है, मेरे बारे में जानता हूं। तो उस भीड़ में मैं अपने आप को अकेला पाता हूं। तो इसका ये मतलब है कि जनरली अपने जो मैनेजर्स होते हैं बिजनेस में, वो अपने रोल को और अपनी जो आइडेंटिटी होती है, उन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। और जब एक मैनेजर अपनी आइडेंटिटी बनाता है, आइडेंटिटी का मतलब है कि फॉल्स इमेज ऑफ आवर सेल्व्स, और जब वो जो फॉल्स इमेज आइडेंटिटी, उसको फिर वो खोना नहीं चाहता, तो फिर क्या अपने रोल को तो भूल जाता है और आइडेंटिटी पे ज्यादा काम करने लगता है, और फिर अपनी आइडेंटिटी को खोने के भय से वो सारे डिसीजन करने लगता है। तो मेरा मतलब ये है कि जब आदमी रोल करे, जो काम करे, उसमें अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि काम का बिना आइडेंटिटी की जो आनंद आता है, ये इंसान को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। थैंक यू। Thank you, sir, for extending this also. Sunny, I would like you to ask you. नहीं सर, जैसा मैंने कहा, मतलब आप ट्रेनर और जितने भी लीडर हैं, आई थिंक आप रोल मॉडल हैं हम सबके लिए, और बहुत रीजन है सर। जैसे आई थिंक आपका जो बिजनेस भी, आपने रिच और पुअर को भी कनेक्ट किया। एक तरफ आप जर्मनी, यूएस, ये सब क्लाइंट से डील कर रहे हो, और एक तरफ जो आपके आर्टिस्ट हैं वो सब छोटे छोटे विलेज से भी आ रहे हैं, आपने उनको कनेक्ट किया। आपने वुमेन एम्पावरमेंट उनको, और आपने सही कहा सर, वो सब सबसे बढ़िया मैनेजर है, हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। कि खासकर ये, और बहुत मतलब आपके लिए जैसे एक छोटे से 2 लाइनें मेरे को याद आ रही है। हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे, हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे, छोटी टहनियों की क्या बिसात, हम बरगद को ही हिला देंगे। तो सर आपने तो ये कर दी है, और हमने बहुत कुछ सीखा आपसे आज। जब भी बात में आई थिंक सिचुएशन थोड़ा ठीक होगा, हम चाहेंगे कि आप आए हमारे ऑफिस और हम लोग इन पर्सन भी मिले। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोग, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बट आई थिंक आपका टाइम हम लोग डेफिनेटली बाद में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर coming on this platform and sharing your life journey. It was wonderful, sir, to host you. It was our privilege to host you. Thank you जी।